हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 मार्च 2023 को यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो विश्व की लगभग 26% आबादी के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है अनुराग बेहर के द्वारा। अनुराग बेहर द्वारा लिखी गई यह पुस्तक की यात्रा पुस्तक है। इसमें इस पुस्तक में 110 कहानियों का संग्रह है जो फाउंडेशन में काम करने के बेहर के अनुभवों पर आधारित है। इसमें प्रमुख शहरों के अलावा भारत में शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अपने लेखन के माध्यम से अनुराग बेहर जी ने उन शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी है जो देश के भविष्य को आकार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थान थाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? थान थाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर संधि यानी हाई सीज ट्रीटी कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाई सीज ट्रीटी आयोजित किया गया है, न्यूयॉर्क में किया गया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाई सीज क्या होता है। तो 1958 के हाई सी पर जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं है उन्हें हाई सी के रूप में जाना जाता है। यानी ये किसी भी कंट्री के द्वारा कंट्रोल नहीं है, ये उसके प्रादेशिक क्षेत्र में नहीं आता है। ये हाई सी किसी देश के विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है से उससे परे रहता है, उससे आगे का रीजन होता है। ये खुले समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी देश जिम्मेदार नहीं है। अब देखते हैं हाई सीज ट्रीटी क्या होती है। तो 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS को अपनाया गया, जिसमें महासागरों को नियंत्रित करने और इसके रिसोर्सेज के उपयोग के लिए नियमों को रेखांकित किया गया। हालांकि खुले समुद्र यानी ओपन सीज को कवर करने वाला कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं था। जैसे ही जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग सामने आया, महासागरों और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक इंटरनेशनल लॉ ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई और हाई सीज ट्रीटी, जो हम बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, को 19 जून 2023 को अडॉप्ट किया गया। हाई सीज ट्रीटी एड्रेस करता है, पहला है समुद्री आनुवंशिक संसाधन जिसे हम बोलते हैं मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसमें लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा शामिल है। दूसरा है क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण या फिर एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूडिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। थर्ड है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। फोर्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है रतन टाटा जी को। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और परोपकार से स्पेशल सर्विसेज के लिए यह अधिकार इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, 20 मार्च 2023 को IMF ने वित्तीय राहत के लिए किस देश को बेल आउट को मंजूरी दी है? IMF ने जिस देश को बेल आउट फाइनेंशियल रिलीफ दी है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका। IMF ने यह फाइनेंशियल रिलीफ श्रीलंका को इसलिए प्रोवाइड किया है, श्रीलंका कुछ समय से इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? फाउंडेशन और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में सबसे टॉप परफॉर्मेंस दिया है पश्चिम बंगाल ने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो इंडिया में बनाया गया वो ईयर 1955 में, और जिसके चेयरमैन बने थे पहले उस समय के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेटलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में ग्लोबल डेवलपमेंट में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो ये पोटेंशियल है IMF के अकॉर्डिंग भारत में। भारत 2023 में ग्लोबल डेवलपमेंट में, ग्लोबल ग्रोथ में 15% योगदान देने का पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में पहला बोडोलैंड इंटरनेशनल ज्ञान महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज हुआ है असम में। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2023 को पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है राजेश मल्होत्रा को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा करने वाला जो बैंक है वह है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समर्थ योजना या समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ी है? यह जुड़ा है कपड़ा मंत्रालय से। समर्थ स्कीम यानी स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ये एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिसे आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम की कंटिन्यूअस या निरंतरता में अनुमोदित किया गया है। इम्प्लीमेंट करने वाली जो ऑफिस है वो है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, और यह प्रोग्राम नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कपड़ा मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों या संगठनों के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्र यानी ट्रेडिशनल सेक्टर में स्किल और स्किल के एनहांसमेंट को बढ़ावा देने के लिए संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करने, उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है। देश भर में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान मिला है VK पांडियन को। ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव VK पांडियन को FIH नेशनल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए दिया गया है जिसकी मेजबानी इन्होंने शानदार तरीके से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की जा रही है? तो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यह 2880 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने वाली एक प्रोजेक्ट है, जिसमें इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ वाटर स्टोरेज करना। इसके पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश सरकार को 1000
346 मेट्रिक टन यूनिट पानी मिलेगा। दिहांग, दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बरसात के मौसम में नदियां मिलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ ला देती हैं। ब्रह्मपुत्र को उसकी बाढ़ और प्रवाह को बदलती दिशा के कारण असम का शोक कहा जाता है। दिबांग में वाटर फ्लो को कंट्रोल करना और ब्रह्मपुत्र में वाटर फ्लो को कंट्रोल करना है। ब्रह्मपुत्र शक्तिशाली है और ब्रह्मपुत्र के कारण आने वाली बाढ़ को कम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसमें यह परियोजना काफी सहायक रहेगी। ये बताते चले कि दिबांग नदी भारत चीन सीमा पर यानी किया दर्रे के पास से निकलती है। यह मिसमी पहाड़ियों से होकर बहती है। यह डिब्रू सैखोवा रिजर्व के पास लोहित नदी में मिलती हैं। दिबांग की सहायक नदियां हैं इमरा, इथुन, ड्री, रगोन, मथुन और सिसिर। इस परियोजना की आधारशिला 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जारी किया है? विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जारी करने वाली जो संस्था है वह है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जारी किया है। यह 190 इकोनॉमीज में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों का विश्लेषण करता है। इसमें भारत को आंदोलन की स्वतंत्रता, महिलाओं के कार्य निर्णय और विवाह संबंधी बाधाओं में संबंधित कानूनों के लिए एक आदर्श स्कोर प्राप्त हुआ है। इंडिया को इसमें 74.4 आउट ऑफ 100 प्राप्त हुए हैं। 2023 के इंडेक्स में केवल 14 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने परफेक्टली 100 में से 100 स्कोर किया है, और जो उनमें से है बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2023 से शुरू हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जिसमें प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह प्रोवाइड किया जाएगा। तो लाडली बहना योजना, यह स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लाई गई और इसमें प्रति मंथ हर वुमेन को 1000 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मानिक साहा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मानिक शाह ने त्रिपुरा के स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलहोत वोनो क्रूज किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है सलहोतुनो क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो 25 सालों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा या मिलिट्री सर्विसेज खोला है, वह देश है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश की महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी या ऑपरेसिव कंट्री बताया गया है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2023 को शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह चुना गया है चीन के लिए। चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग का यह तीसरा कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है 9 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है वह है हुबली, जो कि कर्नाटक में स्थित है या कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित है, और यह प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागे जाने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है? उत्तरी कोरिया ने सबमरीन से लॉन्च होने वाले 2
मिसाइलों का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना है? तो एलआईसी का जो अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 2023 यानी फ्रिजेक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया है? इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में फ्रिजेक्स डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी है द एलिफेंट विस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसने प्रदान किया है? इरडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा देने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है आरबीआई। आरबीआई ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। पहले जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ऐसे सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि परिवहन में सड़कें, पुल, बंदरगाह, वाटरवेज, हवाई अड्डे, रेलवे ट्रैक, सुरंग, पुल। और एनर्जी में बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर सप्लाई पाइपलाइन में प्रोवाइड करने वाले लोन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं। संचार या कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन नेटवर्क में प्रोवाइड किए जाने वाले लोन, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोवाइड किए जाने वाले लोन, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, पार्क, फर्टिलाइज़र के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रोवाइड किया जाने वाला लोन होते हैं, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि IFC क्या होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ऐसे नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग लोन कंपनी होती हैं जो कि ऐसी कंपनीज जो अपने टोटल एसेट्स का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड कराने में देती हो। कंपनी की जो न्यूनतम नेटवर्थ हो वो 300 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। इस तरह के कुछ क्राइटेरिया को पूरी करने वाली फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में आरबीआई उन्हें मान्यता दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा यह स्कीम शुरू की गई है। एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका उद्देश्य निर्माताओं की मानसिकता को बदलने, उन्हें विश्व स्तरीय निर्माताओं में बदलने के लिए क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रदर्शन और उनके पोटेंशियल में सुधार करना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन प्रोडक्शन, जिसे केवल लीन के रूप में जाना जाता है, एक लीन की एक प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है। तो लीन प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में सिद्धांतों का एक सेट शामिल होता है जिसका उपयोग लीन थिंकर्स काइजन के माध्यम से वेस्टेज को खत्म करके उनकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और लीड टाइम में सुधार प्राप्त करने के लिए करते हैं। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका मूलतः अर्थ होता है बेहतर के लिए परिवर्तन या अच्छा परिवर्तन। लीन मैन्युफैक्चरिंग के 5 प्रिंसिपल हैं, जिसमें आइडेंटिफाई वैल्यू यानी मूल्य को पहचानना, मैप द वैल्यू स्ट्रीम यानी वैल्यू स्ट्रीम को मैप करना, क्रिएट फ्लो प्रवाह को बनाना, चौथा है इम्प्लीमेंट पुल यानी पुल लागू करना, और पांचवा है स्ट्राइव फॉर परफेक्शन यानी पूर्णता के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में संघाई संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? यह है भारत के पास। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 15 जून 2001 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 9 मेंबर कंट्रीज चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है।
3 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, 13 डायलॉग पार्टनर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी चाइनीज़, रशियन है, इसके सेक्रेटरी जनरल झांग मिंग हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये शंघाई 5 का सक्सेसर है जो 1996 में बनाया गया था। इसके मेंबर कंट्रीज़ थे चाइना, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। लेकिन जून 2001 में जब उज़्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, तब इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसकी मेंबरशिप ली थी। ईरान ने जुलाई 2023 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना नया सीईओ और एमडी के कृतिवासन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान 8वां है। 131 कंट्रीज में भारत को 8वीं रैंक हासिल हुई है। भारत का पीएम 2.5 लेवल 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहा है। अगर हम बात करें टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश 2022 में सबसे प्रदूषित देश रहे हैं। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद है होटन जो चाइना में स्थित है, और तीसरे स्थान पर भिवाड़ी जो राजस्थान का है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली दुनिया का दूसरे सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, और राजधानी शहर में ही अगर बात करें तो सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है चाड का एनजामेना। अगला क्वेश्चन है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA का अध्यक्ष चुना गया है। PFRDA के बारे में बात करें तो PFRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में पेंशन रेगुलेशन का सुपरविजन करती है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है। इसकी स्थापना 2003 में भारत सरकार OASIS रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, और यह भारतीय राष्ट्रीय पेंशन योजना की स्थापना का हिस्सा था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 19 नए जिलों और 3 संभागीय मुख्यालयों के गठन की घोषणा की है? तो यह तो 19 नए जिले और 3 संभागीय यानी डिविजनल हेडक्वार्टर्स के गठन की घोषणा करने वाला जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में यह घोषणा की कि वह 19 नए जिले और 3 डिविजनल हेडक्वार्टर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 95 एकेडमिक पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? 95 एकेडमी पुरस्कार 2023 में जिस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस एकेडमी अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिशेल यो को। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। श्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को, और बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भारत की द एलिफेंट विस्पर को मिला है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATI सारथी लॉन्च किया है, जिसे अटल टिंकरिंग लैब भी कहते हैं? तो इसे लॉन्च करने वाला है नीति आयोग। ऑप्शन डी, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब सारथी लॉन्च किया है। ये एक सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो तमिल राइटर हैं शिव शंकरी। शिव शंकरी जी को उनके संस्मरण 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है?
इंडिया की पहली बिहेवियरल लेबोरेटरी सेटअप की जा रही है जयपुर में। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के पटेल भवन में स्थापित की जाएगी। यह देश में अत्यधिक तकनीकी से बनाई जा रही पहली बिहेवियरल लैब होगी। यहाँ अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर समेत नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बिहेवियरल मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस स्टडी आयोजित करने के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है? मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया है? तो टाइम्स पत्रिका ने 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के दो, पहला लद्दाख, दूसरा मयूरभंज। लद्दाख 31वें नंबर पर और मयूरभंज 32वें नंबर पर इनको विश्व के महानतम स्थानों में शामिल किया गया है, जो कि भारत की प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल को अनवील किया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसे किया गया है उत्तराखंड के देवस्थल में। उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को इंटरनेशनल दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के एक नए रीजनल कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2023 को भारतीय सेना और इंग्लैंड का रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास था समुद्री अभ्यास कोंकण 2023, जो इंग्लैंड और भारतीय नौसेना के बीच में हुआ। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की आधारशिला रखी गई है भुवनेश्वर में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर की स्थापना की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल में यह मेला श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी की जयंती पे आयोजित किया जाता है और यह मथुआ समुदाय की जीवन संस्कृति को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित 3 स्थानों पर सोने के भंडार होने की पुष्टि की। यह स्थान किस राज्य से संबंधित है? तो यह स्थान संबंधित है ओडिशा से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया की एक साइंटिफिक एजेंसी है
जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी। यह भारत सरकार के खान मंत्रालय यानी माइनिंग मिनिस्ट्री के अधीन कार्यरत एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं श्री नेफ्यू रे। अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 108वें स्थान पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? भाविना पटेल को। भाविना पटेल जो एक पैरा स्पोर्ट्स वुमेन है, इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब बीबीसी को द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत के सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जो कार्यभार संभाला है वो है श्री एस दुबे। श्री एस दुबे ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला है। एक होता है सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और एक है सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुश्री सिप्रा दास को। इन्हें अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। इसमें भारत का स्थान है 126। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? तो दिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है क्रेग फुलटन को। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य जेनेक सोपमैन और भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं सविता पूनिया। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाला एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 13वां है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यह देश है चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंपोर्ट करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गार्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किसके सह संस्थापक थे? यानी ये को फाउंडर थे इंटेल के। अगला क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के द्वारा कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे?
भारत के 7 स्टेट्स में पीएम मित्र स्कीम के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर जॉर्जिना बेयर का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? तो वो थी न्यूजीलैंड से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शालिजा धामी, जो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस आईएनएस विमान वाहक को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्लाइड एटलस के अनुसार भारत के किस स्थान पर भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा है। यह तो ये थे मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में मिलेंगे अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।